डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाली जो वीडियोस है इस चैप्टर की, उनके अंदर हमने इस चैप्टर का एक पार्ट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। यानी कि परावर्तन के अंदर दर्पण से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियोस के अंदर, और इससे रिलेटेड परावर्तन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हमने इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, प्रकाश का अपवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, आपने पहले पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, उसमें क्या पढ़ा कि प्रकाश आ रहा है, आने के बाद किसी वस्तु पे टकरा रहा है, टकराने के बाद वापस जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि इसके अंदर प्रकाश माध्यम चेंज नहीं करता, अगर वायु में है तो टकराने के बाद वायु में ही रहता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश माध्यम चेंज कर लेता है ना, तो हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। माध्यम चेंज करने का मतलब, अगर प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, पानी में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से किसी भी पारदर्शी पदार्थ के अंदर से होके जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश जो है ना उस पदार्थ के अंदर से जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो माध्यम चेंज कर रहा है, पहले वायु में था, फिर शायद पानी में, ठीक है, फिर या कांच में, इस तरह से अलग अलग माध्यम बदलता है ना। माध्यम मतलब समझ रहे हो ना, वायु एक माध्यम हो गया, कांच एक माध्यम हो गया, पानी आपका एक माध्यम हो गया। इस तरह से अगर प्रकाश जो है ना वो माध्यम चेंज करता है ना, तो हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका डेफिनेशन देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो यह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है स्टूडेंट। जब प्रकाश जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो यह अपने पथ से क्या हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब अपने पथ से थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता है। देखिए, अगर अज्यूम कीजिए ये एक बहुत बड़ी नहर है, इस तरह से पानी जो है ना इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आपको कोई कहे कि आप ए पॉइंट पे हो, आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा इस यहाँ परपेंडिकुलर बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। तो आप यहाँ से और यहाँ तक यहाँ बी तक आते हो ना, लेकिन आते आते आपका क्या होता है, आपका थोड़ा सा पथ विचलित हो जाता है और आप यहाँ आके पहुँचते हो, ठीक है। एकदम बिल्कुल सीधा आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। आप थोड़ा सा जो पाथ है ना आपका वो विचलित हो जाता है। ऐसा प्रकाश के साथ भी होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित क्यों हो जाता है? विचलित इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, यानी माध्यम बदलता है, तो इसकी चाल भी बदल जाती है। कैसे? आपकी भी बदल जाती है। अगर आप एक तो बोले कि एक रोड है, उस रोड पे आपको दौड़ना है, एक बोले कि आपको एक नहर है और नहर में पानी के अंदर दौड़ना है, नदी के पानी में दौड़ना है, तो आप ज़्यादा आसानी से अच्छे से किस में दौड़ पाओगे? जो रोड है, वायु है, यानी कि वायु में दौड़ पाओगे, रोड पे आसानी से दौड़ पाओगे, जबकि पानी में आपकी चाल जो है वो कम हो जाएगी, है ना। वैसा ही प्रकाश के साथ होता है। जब प्रकाश वायु में होता है ना तो एकदम मस्त चलता है, लेकिन जैसे ही वायु से ज़्यादा सघन माध्यम में आ जाता है, पानी में आ जाता है, कांच में आ जाता है, तो इसकी चाल जो है ना वो बदल जाती है। बदलने का मतलब इसकी चाल कम हो जाती है। यानी कि इस प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? आपको बताया हुआ पहले, प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती है स्टूडेंट। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली मतलब वहाँ हवा भी नहीं है, यह मतलब हुआ निर्वात का, यानी वहाँ हवा भी नहीं है आसपास। तो उसके अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्टूडेंट। अब जैसे ये निर्वात से प्रकाश वायु में प्रवेश करता है ना, तो इसकी चाल थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो निर्वात है वो विरल माध्यम है, जबकि वायु जो है वो सघन माध्यम है। अब ये विरल और सघन क्या होता है, अब बार बार बात करेंगे विरल की और सघन की। तो जब भी कोई भी दो माध्यम लेते हो आप, कोई भी दो माध्यम, यानी प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे तो दो माध्यम होंगे। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन होता है तो माध्यम चेंज होता है। तो जो दो माध्यम की बात करेंगे ना, जिस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा है ना उसको विरल माध्यम नाम देंगे, और जिसके अंदर प्रकाश की चाल कम है उसको हम देंगे सघन माध्यम,
ठीक, नाम सघन, सघन नाम से पता चला, सघन मतलब घना, घना है इसलिए उसके अंदर प्रकाश को चलने में जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। जैसे आपके पास, आपको बताया था एक रोड पे दौड़ना, आपको एक पानी में दौड़ना है तो आप रोड पे आसानी से दौड़ पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका हवा वह विरल माध्यम है, जबकि पानी जो बहुत ज़्यादा सघन है, आपको दौड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो जहाँ प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वो विरल माध्यम। अगर निर्वात और वायु की बात करें तो निर्वात आपका विरल माध्यम हो गया और वायु आपका सघन माध्यम हो गया। अब बात करें वायु और पानी की, तो वायु आपका जो है वो विरल माध्यम हो गया, पानी जो है वो सघन माध्यम हो गया। बात करें वायु और कांच की, तो वायु विरल माध्यम हो गया, कांच जो है वो सघन माध्यम हो गया। समझ रहे हो? इस तरह से अब देखिए निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है चाल, उसके बाद वायु में होती है, उसके बाद पानी में, कांच में। इस तरह से चाल जो है ना वो जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है ना, प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम होती जाती है, कम होती जाती है। कितनी होती जाती है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक वीडियो होगा जिसके अंदर हम बताते जाएंगे कि कितना चेंज होगी। ठीक है, लेकिन चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए विरल से सघन में आएगी तो चेंज होगी, और जब सघन से वापस विरल में जाएगी ना तब भी चेंज होगी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर विरल से सघन में आ रही है तो प्रकाश की चाल कम हो रही है, चेंज हो रही है। अगर सघन से वापस विरल में जा रही है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, दोनों ही केस में हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्लियर है? अब दोबारा से पढ़िए इस बात को। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो यह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इस घटना को, इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा विचलित क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल जो है ना वो बदल जाती है। चाल बदल जाती है तो उसका पथ भी थोड़ा सा बदल जाता है, वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से था ये स्टूडेंट प्रकाश का अपवर्तन। अब आपको इसका एक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिख के और ये सारा जो है इसको बनाना पड़ता है। तो डायग्राम में इसमें क्या दिया हुआ आपको, देखिए बताया हुआ है कि किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमने यहाँ एक कांच का स्लैब लिया हुआ है। ठीक है, कांच का स्लैब, और ये बाहर जो है ना वायु है, यानी विरल माध्यम हो गया, कांच का स्लैब जो है वो सघन माध्यम हो गया। इसके बाद प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इस तरह से आ रही है, जिस बिंदु पे टकरा रही है, इसके बाद प्रकाश की किरण किस में जाने वाली है, कांच की स्लैब के अंदर एंटर करने वाली है, कांच में जाने वाली है, यानी माध्यम बदलने वाला है। माध्यम बदलने वाला, तो इस पॉइंट पे हम एक अभिलंब खींचेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का आपको डॉटेड ब्लैक कलर नजर आ रहा है ना, ये लाइनिंग, ये है अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब जो है ना प्रकाश की किरण, देखिए माध्यम चेंज हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, यानी जानी तो चाहिए थी, कांच की स्लैब ना होती, विचलित ना होती तो बिल्कुल ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना, इस रास्ते जानी चाहिए थी। लेकिन अब इस रास्ते नहीं जाएगी, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो थोड़ा विचलित हो जाएगी। किस तरफ जाएगी? ये देखिए अभिलंब है ना, तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, झुकने के बाद इस तरह से चलेगी आगे। इसके बाद यहाँ फिर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, क्यों? माध्यम चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कांच से वापस किसी में आ रही है, वायु में आ रही है, तो अपने पथ से अब की बार थोड़ा सा फिर विचलित होगी। तो अब की बार कैसे होगी? जैसे ये अभिलंब है तो ये थोड़ा सा आनी तो चाहिए थी इस तरह से, ये रास्ता बनना चाहिए था इसका कुछ। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब से, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है और इस तरह से आगे निकल जाती है। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत मतलब बाहर निकलने वाली किरण, निर्गत किरण। ठीक है, समझ में आया ये बात? इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है, ये देखिए अपवर्तन के बाद इस तरह से जा रही है, ये अपवर्तित किरण नाम देंगे, इसको नाम देंगे निर्गत किरण। अब देखिए आपतित किरण जो है ना विलंब के साथ एक एंगल बना रही है, कोण बना रही है, इसको हम नाम देते हैं कोण आई, यानी आपतन कोण। इसके बाद आपका अपवर्तित किरण जो है ना वो अभिलंब के साथ एक एंगल बना रही है, एंगल आर, जिसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। और यहाँ देखिए नीचे आपका निर्गत किरण है ना, निर्गत किरण अभिलंब के साथ एक एंगल बना रही है, इसको हम बोलेंगे कोण ई, विचलन कोण। ठीक है, इसके बाद
अभी ध्यान देने वाली बातें क्या है स्टूडेंट, जैसे अभी ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इसके अंदर आपको कुछ बातें हैं, कुछ रूल है जो याद रखने हैं। यानी इतना तो पता लग गया आपका, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, तो एक बात और दिमाग में रखिए कि जब प्रकाश वायु से यानी कि विरल से सघन में आएगा ना, चाहे कोई भी माध्यम हो, विरल से सघन में, ये बात कॉपी में नोट कर सकते हो आप, जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। देखिए ये अभिलंब है ना, जानी चाहिए थी डॉटेड लाइन की तरफ, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुकी। तो इसको हम, ये बातें हमेशा हर जगह लागू होगी कि जहां भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो विरल से अगर वायु विरल से सघन माध्यम में जा रही है ना प्रकाश की किरण, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए आना तो चाहिए था ऐसा, लेकिन इससे थोड़ा सा दूर हट गई, यानी कि ये अभिलंब है, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। दोनों बातें याद रखिए, विरल से सघन में आएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तीसरी बात याद रखना, ये देखिए एक्चुअल पाथ ये था, अगर यहाँ कांच की स्लैब ना होती, अगर ये प्रकाश की किरण विचलित ना होती तो इस डॉटेड लाइन की तरफ रास्ता होता है, इस तरह से जाती। और अब जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद वापस निकली है ना, तो इसका जो रास्ता है ना वो कुछ ये है स्टूडेंट। तो खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो निर्गत किरण है ना वो इस किरण के, यानी कि ये जो रास्ता है ना इसका, इसके बिल्कुल पैरेलल आ रही है, बिल्कुल समानांतर आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, और दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा गैप है, जो मैंने ग्रीन लाइन से इस तरह से दिखाया हो ना, ये थोड़ा सा गैप है, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। यानी कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। पार्श्विक मतलब थोड़ा सा, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है स्टूडेंट, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण देखिए थोड़ा सा विस्थापित हो गई, इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, जिसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेकिन रहेगी इसके समानांतर। खास बात देखिए, इसकी निर्गत किरण जो है ना इसके बिल्कुल समानांतर रहेगी, सिर्फ थोड़ा सा अपने रास्ते से थोड़ा सा हट गई है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हो। प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप एक गिलास लीजिए, कांच का गिलास, उसको पानी से भर लीजिए, उसके बाद उसके अंदर एक पेंसिल रख दीजिए। वो पेंसिल जो है ना आपको टूटी हुई नजर आएगी स्टूडेंट, किस लिए? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी को पानी से भर लीजिए और उसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिए। ठीक है, आप देखोगे ऊपर से तो ये जो सिक्का है ना वो तली से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी जितना गहरा है उतना गहरा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे अगर स्विमिंग पूल होता है, उसका अगर स्विमिंग पूल है या कोई टैंक है, पानी का कुंड है, तो उसके अंदर आप जब देखते हो ना तो वो उसका जो एक्चुअल गहराई है ना वो हमें पता नहीं लग पाती, उससे ऊपर उठा हुआ वो हमें नजर आता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या आप देखते हो, आप स्कूल का जो ऑफिस है उसके अंदर, आप ऑफिस के अंदर जो टेबल होता है प्रिंसिपल का, उसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रखा होता है, मोटा है ना, कांच रखा होता है, और उसके नीचे जो है ना कुछ पेपर रखे होते हैं, तो उनके ऊपर जो अक्सर लिखा होता है पेपर के अंदर या उस कागज़ के अंदर, उसके नीचे जो रखा होता है कांच के नीचे, तो वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आप सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैंने बताया, अभी आप एक गिलास लीजिए, आप घर पे कर सकते हो, पानी से भरिए कांच के गिलास को, पेंसिल रख दीजिए, पेंसिल टूटी हुई नजर आएगी। ठीक है, क्यों? अपवर्तन के कारण। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो रहा है, और प्रकाश का पथ आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण ये सब हो रहा है स्टूडेंट। अगर पाथ कहाँ विचलित हो रहा है, प्रकाश जो है ना वो कितना विचलित हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये आपको दिखाई देता ना, तो आप जो है ना, आपको ये पेंसिल टूटी हुई नजर नहीं आती। लेकिन हम कोई भी जो है ना प्रकाश का जो रास्ता है ना, प्रकाश जो आ रहा है, जहाँ से टकरा रहा है, विचलित हो रहा है, इस चीज़ को देख ही नहीं पाते स्टूडेंट, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो जिसके कारण जो है ना हमें पेंसिल टूटे हुए नजर आती है। जैसे कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है, जैसे प्रकाश की कोई किरण है उस चीज़ के टकराती है और हमारे आइज में एंटर करती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ऐसे ही जो पानी के अंदर जो हिस्सा है ना पेंसिल का, वो दिखाई दे रहा है,
और वो कैसे दिखाई दे रहा है पता है? वायु प्रकाश जो है ना वो पहले वायु में है पर पानी में जाएगा, पेंसिल से टकराएगा, पेंसिल से वापस वायु पानी के अंदर से वापस आएगा, फिर वायु में आएगा पानी से, फिर हमारी आइज में एंटर करेगा, हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, यानी कि प्रकाश जो है अपने पथ से विचलित हो गया, तो प्रकाश जहाँ से निकल रहा है ना वहाँ से हमें लग रहा है कि प्रकाश बिल्कुल सीधे रास्ते से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो विचलित हो रहा है अपने पथ से, जिसके कारण वो पेंसिल टूटी हुई नजर आ रही है। कोई भी पानी के अंदर वस्तु रखी है, सिक्का रखा है, वो आपको ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, तो ये इस वजह से जो है ना आपको इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश का परावर्तन था उसके कुछ नियम थे, ठीक वैसे ही प्रकाश का जहाँ अपवर्तन होता है ना तो प्रकाश की किरणें जो कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी कोई भी प्लेन से बाहर नहीं होगा, सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, ये कहता है प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। बिल्कुल आसान है। इसके बाद अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिए, इस बात पे इंपॉर्टेंट है। अब प्रकाश का अपवर्तन का दूसरे नियम को हम ना स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, एक ही बात है। ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। देखिए, बहुत आसान बात बताई है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए, कह रहा है कि साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्या। ठीक है, मैथ में पढ़ते हो ना, साइन आई साइन आर, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, वैसे ही साइन आई बटे साइन आर करोगे ना तो आपके पास एक स्थिर वैल्यू आएगी। यानी कि साइन आई क्या है? आई आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण है। यानी कि आपका जो भी आ रहा है, आपतन कोण जो भी आ रहा है आपका 30 डिग्री 40 डिग्री साइन के साथ रख दीजिए। 30 आ रहा है तो मान लीजिए साइन 30, और यहाँ आर आपका मान लीजिए 60 आ रहा है तो साइन 60। इनका जो रेशियो निकालोगे ना, अनुपात निकालोगे साइन आई बटे में साइन आर, तो वो एक वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, वही वैल्यू हर एक के लिए आएगी। हर एक के लिए मतलब आपने यहाँ निकाल लिया आई और आर, इनके साथ रख दिया, एक वैल्यू आ गई। अब आप सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक ही एंगल पे तो नहीं आ रही है ना, अलग अलग एंगल पे आ रही है। कोई ऐसे आ रही है तो एंगल कुछ और होगा, कोई ऐसे आ रही है तो एंगल कुछ और होगा, कोई बिल्कुल ऐसे आ रही है तो एंगल कुछ और होगा। अलग अलग एंगल होंगे ना, हर जगह आई आर अलग अलग होंगे। लेकिन आप जहाँ भी इस तरह से वैल्यू पुट करोगे ना, साइन आई बटे साइन आर, तो एक वैल्यू आएगी ना, वो यानी जो वैल्यू आ रही है ना वो स्थिर आ रही है, सेम आ रही है सबकी। यहाँ आई आर आ रहा है, यानी कि यहाँ I1 मान लीजिए आएगा, यहाँ I2 कुछ आएगा, I3 आएगा, I4 आएगा, और यहाँ R1 आएगा, इसके लिए R2 आएगा, R3 R4, इस तरह से। तो आप जहाँ भी रखोगे ना I1 बटे में R1 साइन I1 साइन R1, तो एक वैल्यू आएगी। दूसरी के लिए IR है, उनकी वैल्यू यहाँ साइन के साथ रखोगे तो एक वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू ना एक जैसी आएगी सबकी, स्थिर मान आएगा एक, समझ रहे हो ना, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यही कह रहा है दूसरा नियम, स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि आपका जो साइन आई बटे में साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है ना वो एक स्थिर वैल्यू आएगी। लेकिन साथ में क्या कह रहा है? किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, यानी कि ये कह रहा है निश्चित रंग का मतलब प्रकाश जो है ना, आपको आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है ना 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और उन रंगों की प्रकाश के हर एक रंग की चाल भी अलग अलग होती है। तो उन चाल अलग अलग होती है, उनकी वजह से अगर आप एक अलग रंग चेंज कर देते हो ना प्रकाश का, तो उसके अंदर शायद साइन आई साइन आर जो स्थिर वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। ठीक है, इसलिए इसने लिखा है कि एक निश्चित रंग, आप अगर सब जो प्रकाश के आने वाली किरण है वो सारी सारी एक रंग की आ रही है, जैसे आप व्हाइट लाइट दे रहे हो सबको, श्वेत प्रकाश दे रहे हो ना, तो वो श्वेत प्रकाश के लिए एक जैसा प्रकाश आ रहा है ना हर जगह, तो उसके लिए आई और आर का जो रेशियो बना वो स्थिर आएगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। दूसरा कह रहा है निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, यानी कि ये वैल्यू आएगी ना, जो स्थिर वैल्यू आएगी वो वायु और कांच के लिए आएगी। अगर आप यहाँ वायु और यहाँ पानी ले लेते हो ना, तब जो वैल्यू आएगी ना स्थिर वैल्यू, वो कुछ और होगी, अलग होगी। ठीक है, तो समझ रहे हो ना,
एक यानी कि युग्म आपका जो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए माध्यमों का जो युग्म है जोड़ा है यानी कि वायु और कांच के लिए हमेशा इतनी आएगी। ठीक है, वायु और कांच लोगे ना स्थिर वैल्यू हमेशा इतनी आएगी जो यहाँ आएगी। अगर आप वायु और पानी ले लेते हो तो वहाँ जो स्थिर वैल्यू आती है ना वो हमेशा और हमेशा सेम आएगी। आप जिस जगह पे भी उसका यूज करोगे उसका जो वैल्यू आएगा ना स्थिर वैल्यू वो एक जैसा आएगा। यानी कि आप अगर माध्यम बदल दोगे ना तो ये वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो स्थिर रहेगी। निश्चित यानी कि एक स्थिर माध्यम के लिए यानी कि आपने वायु कांच लिया तो हमेशा ये वैल्यू स्थिर रहेगी, इतनी रहेगी। वायु की जगह सॉरी यहाँ इसकी जगह कांच की जगह अगर पानी ले लेते हो तो जो एक वैल्यू स्थिर आएगी वो इससे अलग होगी, लेकिन वो वैल्यू पानी के लिए स्थिर रहेगी। यदि पानी और वायु की बात करेंगे तो वो वैल्यू स्थिर रहेगी। समझ रहे हो ना इस बात को? इसलिए मैंने लिखा है निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए जोड़े के लिए माध्यमों के जोड़े के लिए कोण की जया, आपतन कोण की जया यानी साइन और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक स्थिर वैल्यू आएगी। और इस कांस्टेंट और स्थिर वैल्यू को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना? बिल्कुल आसान है। सेकंड लॉ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। साइन आई अपन में साइन आर जो है वो एक स्थिर वैल्यू होती है और इस स्थिर वैल्यू को हम नाम देते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।